नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षाओं में हमने वर्ण विचार के बारे में बातें कर रहे थे। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हमने वर्ण क्या है, वर्ण के भेद क्या क्या हैं और वर्णमाला क्या है, इन पर बातें कर चुके हैं। आगे हमें पढ़ना है स्वरों के उच्चारण और लेखन। वर्ण दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें पहला है स्वर। इसमें हमें पढ़ना है स्वरों का उच्चारण और लेखन। तो इसका मतलब क्या है? स्वरों का उच्चारण हम किस प्रकार करेंगे और इसका लेखन हम किस प्रकार करेंगे, तो इस पर हमें आगे बातें करना है। वो आप देखिए, वैसे एक स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। आ जल्दी से खत्म हो जाएगा उसका जो उच्चारण, लेकिन आ इसका उच्चारण करने के लिए आ का उच्चारण से कुछ ज्यादा समय लगेगा। फिर आप देखिए, यदि किसी ने हमें चिकोटी ली है या हमें कोई दर्द हुआ है तो हम आ कह के आ कहेंगे। ये आ जो है इस आ से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो इसलिए उसे हम जो इस प्रकार सूचित करते हैं, शायद इस प्रकार सूचित करेंगे, लंबे समय तक उस आ का उच्चारण हम करेंगे। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो कहना पड़ता है कि एक स्वर के उच्चारण में या उसके बोलने में, एक स्वर के उच्चारण में या उसके बोलने में जो समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे मात्रा कहते हैं। उसे मात्रा कहते हैं। तो देखिए, एक स्वर के उच्चारण में या उसके बोलने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। तो अब देखिए, स्वरों के उच्चारण और लेखन पर हम बातें कर रहे हैं। स्वरों के उच्चारण और लेखन, इसके अंतर्गत मैंने कहा आ शब्द का आ स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ज्यादा समय आ कहने पर लगेंगे। फिर उस आ जो है कुछ लंबे समय तक हम उसका उच्चारण करेंगे तो उसे इस प्रकार सूचित करेगा। इन तीनों जो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को मात्रा कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को ही हम मात्रा कहते हैं। तो अब सुन लीजिए, एक स्वर के उच्चारण में या उसके बोलने में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। एक स्वर के बोलने में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। आपके किताब में लिखा हुआ है कि एक स्वर के बोलने में जितना जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मात्रा कहते हैं। एक स्वर के उच्चारण में यानी कि उच्चारण करने में या उसके बोलने में जो समय लगता है या उसके बोलने में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। उस समय को हम मात्रा कहते हैं। इस मात्रा के हिसाब से हम इन स्वरों को बांट सकते हैं। मात्रा के हिसाब से हम इन स्वरों को बांट सकते हैं। आ के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगेगा? एक मात्रा का समय लगेगा, इसलिए उसे हम एक मात्रिक स्वर कहेंगे। क्या है? एक मात्रिक स्वर। तो आ जैसे कुछ स्वर जो है इसके उच्चारण जल्दी से हो जाते हैं, इसलिए उसे हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और आ जैसे और कुछ स्वर होते हैं, इसमें जो है एक मात्रिक स्वर से ज्यादा कुछ समय लगेगा, तो इसलिए उसे हम
द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और उससे ज्यादा समय लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? मैंने जो पहले ही भी आपसे कहा, कुछ ज्यादा समय के लिए हम आ इस प्रकार कहेंगे तो उसमें जो है एकमात्रिक जो द्विमात्रिक स्वर से ज्यादा समय उसके लिए लगेगा, तो हम इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। तो आप देखिए एक बार फिर, स्वरों के जो उच्चारण और लेखन में जो है, लेखन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आ जो स्वर है इसके उच्चारण में कम समय लगेगा, आ के उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा। उस आ को हम लंबे समय तक आ इस प्रकार कहेंगे तो इसके उच्चारण में जो समय लगेगा उसमें भी अंतर है, वो ज्यादा लगेगा। तो इसके हिसाब से कह सकते हैं कि एक स्वर के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसके आधार पर, एक स्वर के उच्चारण करने में या उसके बोलने में जितना समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मात्रा कहते हैं। तो इस मात्रा के हिसाब से 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक मात्रिक स्वर जो आ जैसे स्वरों के उच्चारण जल्दी से हो जाते हैं, तो इसलिए उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। उससे ज्यादा समय लगेगा तो उन स्वरों को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। उससे ज्यादा समय लगेगा तो उसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। तो സ്വരത്തിന്റെ ഉച്ചാരണവും എഴുത്തും അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആ എന്നുള്ള സ്വരം ഉച്ചരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം മതി, ആ ഉച്ചരിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേദന മറ്റോ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നീട്ടി ഉച്ചരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വരം ഉച്ചരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു ആ സമയത്തെയാണ് മാത്ര എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മാത്രയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്വരം 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഏകമാത്രിക് സ്വർ, ദ്വിമാത്രിക് സ്വർ और ത്രിമാത്രിക് സ്വർ. അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഏകമാത്രിക്, കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ദ്വിമാത്രിക്, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ത്രിമാത്രിക് സ്വർ. इसे और एक ढंग से भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं. एकमात्रिक स्वर का मतलब क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगेगा तो उसे क्या कहते हैं? एक मात्रा का समय लगता है तो उसे लगता है उन्हें हम एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं. ह्रस्व स्वर कहते हैं. ഏത് സ്വരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴാണോ ഒരു മാത്രയുടെ സമയം എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഏകമാത്രിക് സ്വർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ സ്വരം എന്ന് പറയും. ഹ്രസ്വ സ്വരം എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹ്രസ്വം, ദീർഘം എന്നൊക്കെ. ഹ്രസ്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്, ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ഉച്ചരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं. तो इसके हिसाब से आप कहिए द्विमात्रिक स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, 2 मात्रा का समय
लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अब देखिए, जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम एक मात्रिक कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण होते हैं। आ, फिर ई, फिर उ, फिर इर। तो अब देखिए, हा, ई, उ, इर, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये जल्दी से बोल लेते हैं हम। इसको बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। ആ ഇ ഉ ഇർ ഇത് उच्चरिക്കാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരുന്നില്ല। तो इसलिए ये तो ह्रस्व स्वर है, एक मात्रिक स्वर है। तो आगे अब देखिए, जिन स्वरों के बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। ഒരു മാത്രയിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നു, രണ്ട് മാത്ര എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ദീർഘസ്വരം അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിമാത്രിക് സ്വരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹ്രസ്വസ്വരം ആ, ഈ, ഉ, ഇർ ആണെങ്കിൽ ദീർഘസ്വരം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ആ, ഈ, ഉ, ए, आई, ओ, औ। इतना ही दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। देखिए, आ, ई, उ, इर, यह जो स्वर है इसे बोलने के लिए जो समय लगता है उससे ज्यादा समय इन जो स्वरों को बोलने में लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इसलिए ये सब जो है दीर्घ स्वर है या द्विमात्रिक स्वर है। तो एक बार फिर आप देखिए, स्वरों का उच्चारण और लेखन पर हम बातें कर रहे हैं। स्वरों के उच्चारण व लेखन। ये स्वरों के उच्चारण में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हर एक स्वर का उच्चारण हम समान रूप से नहीं कर सकते। हर एक स्वर के उच्चारण में जो लगने वाली समय में अंतर है। आ, ये आ को कुछ दीर्घ रूप से और भी दीर्घ रूप से बताते हैं तो उसके उच्चारण में जो समय लगेगा उसमें भी अंतर है। तो इसी हिसाब से कहेंगे तो एक स्वर के उच्चारण करने में या उसके बोलने में जितना समय लगता है उसके आधार पर हम कहेंगे कि क्या है, एक स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। तो आ देखिए, ये एकमात्रिक स्वर है, उसका उच्चारण के लिए कम समय लगता है। आ के उच्चारण के लिए उसे ज्यादा समय लगता है, इसलिए द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ये आ कुछ दीर्घ रूप से बताएंगे तो इसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। तो जिन स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगता है तो उन्हें एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण आ, ई, उ, इर। जिन स्वरों के बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ഓരോ സ്വരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയം ഒരുപോലെയല്ല. അങ്ങനെ സ്വരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാത്രക്കനുസരിച്ച് സ്വരങ്ങൾ 3 എണ്ണമുണ്ട്. ഏകമാത്രിക്, ദ്വിമാത്രിക്, ത്രിമാത്രിക്. സ്വരങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കാൻ ഒരു മാത്രയുടെ സമയം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഏകമാത്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വസ്വർ എന്ന് പറയും. ആ, ഈ, ഉ, ഇർ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം. സ്വരങ്ങളെ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ദോ മാത്രയുടെ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ദ്വിമാത്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘസ്വർ എന്ന് പറയും. ആ, ഈ, ഉ, എ, ഐ, ഓ, ഔ. ये
द्विमात्रिक स्वर के उदाहरण हैं। तो आगे हमें देखना है कि त्रिमात्रिक स्वर माने क्या होते हैं। एक त्रिमात्रिक स्वर क्या होते हैं, त्रिमात्रिक का मतलब क्या होते हैं आप बताइए। यानी कि जो जिन स्वरों के उच्चारण में जो है 2 मात्रा से ज्यादा समय लगता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के बोलने में जिन स्वरों के बोलने में 3 मात्रा का समय लगे, 3 मात्रा का समय लगे तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें हम त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहते हैं। तो आप देखिए, हम यही बताते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगेगा तो उसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, द्विमात्रा का समय लगेगा तो उसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, 2 मात्रा का समय और 2 से अधिक यानी कि 3 मात्रा का समय लगेगा तो उन्हें हम त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये जो है, इसके जो उदाहरण आपके किताब में यही दिया हुआ है कि देखिए, मैंने जो पहले लिखा था इस प्रकार, वो 3 लिखा हुआ है, फिर इस प्रकार के एक मार्क्स भी हैं। तो उसी प्रकार ये भी जो है, हम किसी को जो गोष्ठी वगैरह किसी को हम क्या है, किसी को हम हंसी उठाते हैं तो ये इस प्रकार हम बोलते हैं, उसमें भी इसी प्रकार के जो चिन्ह लगाए जाते हैं। ये जो है प्लुत स्वर के कुछ उदाहरण हैं। और इर भी इसके अंतर्गत हम कहेंगे तो वो भी इसके अंतर्गत इसी प्रकार के चिन्ह के साथ आ जाते हैं। സ്വരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ 3 മാത്രയുടെ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ത്രിമാത്രിക് യാ പ്ലുത് സ്വർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംബലോട് കൂടി നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലുത സ്വരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് ദീർഘസ്വരത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സമയം ഇതിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്, ഉച്ചരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ എടുക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എയും അതുപോലെ ഐയിലും ഒക്കെ उसी प्रकार के जो चिन्ह लगाए जाते हैं। किताब में जो कुछ भी उदाहरण दिया हुआ है वो सब मैं यहाँ पर लिखूंगी। ये जो ये है उसके आगे भी इसी प्रकार के जो चिन्ह लगाएंगे तो आपको समझना चाहिए कि ये प्लुत स्वर के उदाहरण है। फिर आई भी इस प्रकार लिखेंगे, फिर जो है औ ओ भी इस प्रकार लिखेंगे। मात्रा को भी उसमें दिखाया जाता है क्योंकि त्रिमात्रिक है इसलिए 3 लिखा हुआ है उसके साथ, और औ भी इसमें है। तो ये सब इसके उदाहरण हैं, तो आपके समझ में आए होंगे। अब एक बार देखिए, यानी कि जिन स्वरों के बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है तो उन्हें हम एक मात्रिक या ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ ई उ ർ, ആ ഈ ഉ ർ ഉച്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉച്ചരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാത്രയുടെ സമയം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഏകമാത്രിക് സ്വർ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ സ്വർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ദോ മാത്രയുടെ സമയം എടുത്തുച്ചരിക്കുന്ന സ്വരങ്ങളെ നമ്മൾ ദ്വിമാത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘസ്വരം എന്ന് പറയുന്നു. ആ, ഈ, ഊ, എ, ഐ, ഓ, ഔ. ये सब फिर जो है 3 मात्रा का समय लगेगा तो उसे हम त्रिमात्रिक स्वर അല്ലെങ്കിൽ പ്ലുത് स्वर എന്ന് പറയും. फिर हमें यह देखना है कि कभी-कभी एक स्वर दूसरे स्वर से मिलकर और एक स्वर बन जाते हैं. ഒരു സ്വരം മറ്റൊരു സ്വരവുമായി ചേർന്ന് വേറൊരു സ്വരമായി മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹിന്ദി വർണ്ണമാലയിലുണ്ട്. അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. आ के साथ जो है ई जोड़कर क्या बनते हैं? आ के साथ ई जोड़कर आ के साथ ई जोड़ने से ही ये ऐसा जो स्वर बन जाते हैं. और उसी प्रकार आ के साथ जो है आ के साथ ये जुड़कर कौन सा जो वर्ण बनते हैं? ये जुड़कर आई बनते हैं. फिर उसी प्रकार जो है आ के साथ उसी प्रकार जो है आ के साथ और एक ऊ जोड़कर आ के साथ ऊ जुड़कर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं. और एक भी है आ के साथ वो जुड़कर कौन से क्या बन जाते हैं? औ बन जाते हैं. औ बन जाते हैं. तो हिंदी के जो अक्षरमाला में जो है आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अम, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ. इन अक्षरमाला में जो स्वरों में जो है कुछ स्वर दोनों സ്വരവും के मिलाव से बनते हैं. നമ്മുടെ ഹിന്ദിയുടെ അക്ഷരമാലയിൽ ചില സ്വരങ്ങൾ മറ്റു സ്വരങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ആയും ഈയും ചേരുമ്പോൾ എ ആകുന്നു, ആയും എയും ചേരുമ്പോൾ ഐ ആകുന്നു, ആയും ഊയും ചേരുമ്പോൾ ഓ ആകുന്നു, ആയും ഓയും ചേരുമ്പോൾ ഔ ആകുന്നു. इसे क्या कहते हैं? इन स्वरों को ही हम क्या कहते हैं? इन स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं. इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? इन स्वरों को ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं. संयुक्त स्वर कहते हैं. तो संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर ये है कि जो वर्णमाला के कुछ स्वर जो हैं अन्य स्वरों के मेल से बनते हैं, उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं. तो संयुक्त स्वर 4 है. ए, आई, ओ, औ. ये तो संयुक्त स्वर हैं. ए, आई, ओ, औ. ये तो संयुक्त स्वर है. तो दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, फिर प्लुत स्वर के बारे में हमने बताया और संयुक्त स्वर है. खास तौर पर कहेंगे तो स्वर के 3 भेद हैं. खास तौर पर कहेंगे तो स्वर के 3 भेद हैं. पहला जो है मूल स्वर. मूल स्वर मूल स्वर. दूसरा जो है दीर्घ स्वर. दीर्घ स्वर. और तीसरा जो है संयुक्त स्वर. तो ये
जो स्वरों के 3 भेद हैं खास तौर पर मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर तो आपके समझ में आए होंगे। मूल स्वर जल्दी से इसका उच्चारण हो जाता है और दीर्घ स्वर उससे ज्यादा समय लगता है और संयुक्त स्वर जो है 2 स्वरों के मेल से बन जाते हैं। इस प्रकार के जो स्वर हैं, इसके लिए कुछ उदाहरण भी हैं। मूल स्वर के उदाहरण हैं आ, ई, उ, एर। आ, उ, आ, ई, उ, एर, ये तो कौन से स्वर हैं? मूल स्वर हैं। ये तो मूल स्वर हैं। दूसरा जो है आ, ई, उ, फिर आ, ई, उ, ये तो दीर्घ स्वर है। और ये आई, ओ, आओ, ये जो है संयुक्त स्वर है। आपको शंका हुए होंगे कि पहले मैंने कहा एक मात्रिक स्वर यानी कि क्या है? एक मात्रिक स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक स्वर यानी कि दीर्घ स्वर और त्रिमात्रिक स्वर यानी कि प्लुत स्वर। ये तो उच्चारण में जो समय लगता है, समय के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं, ये तो बनावट के आधार पर जो भेद है वो मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। अब देखिए ये मूल स्वर में आ, ई, उ, इर ये किसी अन्य स्वरों के मेल से नहीं बनते, लेकिन दीर्घ स्वर जो है वो 2 स्वरों के मेल से ही बनते हैं। तो अब देखिए आपके उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी। आ प्लस आ ही क्या है? आ प्लस आ ही आ। समझ में आया ना? और उसी प्रकार ई प्लस ई ही क्या है? ई प्लस ई ही ई। और ऊ जोड़ ऊ ही ऊ है। तो इसमें आपको पता चलेगा। फिर जो संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, आओ जो है, आ जोड़ ई से ये बनते हैं, आ जोड़ ये से आई बनते हैं और आ जोड़ ऊ से वो बनते हैं, आ जोड़ ओ से औ बनते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त स्वर ये जो हैं बनावट के आधार पर इसके भेद हैं। बनावट के आधार पर स्वरों के भेद हैं। बनावट के आधार पर स्वरों के भेद में ही ये आता है कि पहला जो मूल स्वर क्या है? पहला मूल स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാം, ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വരം 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഏകമാത്രിക് स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, അതായത് ഹ്രസ്വ, ദീർഘ और പ്ലുത स्वर। इसका मतलब ये है कि അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്വരത്തിന്റെ 3 ഭേദങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏകമാത്രിക് स्वर, द्विमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, പിന്നെ त्रिमात्रिक स्वर അല്ലെങ്കിൽ प्लुत स्वर। ये सब उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद
ये जो है बनावट के आधार पर സ്വരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി स्वरത്തിന്റെ भेदाണ് मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ये मूल स्वर जो है किसी अन्य क्या है कि अन्य स्वरों के मेल से नहीं बनते। आ, ई, उ, इर ये तो अन्य किसी स्वरों के मेल से नहीं बनते, ये स्वतंत्र रूप से वही ही है इसका रूप। लेकिन आ, ई, उ जो है आ प्लस आ से, ये जो है आ प्लस आ से बने हैं। आ जो है आ प्लस आ से आ बन जाते हैं। ई जो है ई प्लस ई से बन जाते हैं। उ प्लस उ से ही ऊ बन जाते हैं। तो यही इसका जो भेद है। इस प्रकार आ, ई, ऊ बन जाते हैं। फिर संयुक्त स्वर जो है आ प्लस ई से ये बनते हैं, आ प्लस ए से आई बनते हैं, आ प्लस उ से ओ बनते हैं, आ प्लस ओ से औ बनते हैं। നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന്. ബനാവട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയാണ് സ്വരം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്വരത്തിന്റെ 3 ഭേദങ്ങളാണ് മൂൾ സ്വർ, ദീർഘസ്വർ, സംയുക്ത സ്വർ. മൂൾ സ്വരത്തിന്റെ ഉദാഹരണം ആ, ഈ, ഉ, ഇർ ആണ്. ഇത് മറ്റു സ്വരങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടായതല്ല, ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്വരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ആ, ഈ, ഊ ആണെങ്കിൽ ആയും ആയും ചേരുമ്പോഴാണ് ആ എന്നുള്ള സ്വരം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈയും ഈയും ചേരുമ്പോൾ ഈ എന്നുള്ള സ്വരം ഉണ്ടാകുന്നു. ഊയും ഊയും ചേരുമ്പോൾ ഊ എന്നുള്ള സ്വരം ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ദീർഘസ്വരം എന്ന് പറയുന്നത്. സംയുക്ത സ്വരാണെങ്കിൽ ആയും ഈയും ചേരുമ്പോൾ എ ഉണ്ടാകുന്നു, ആയും എയും ചേരുമ്പോൾ ഐ എന്നുള്ള സ്വരം ഉണ്ടാകുന്നു, ആയും ഊയും ചേരുമ്പോൾ ഓ ഉണ്ടാകുന്നു, ആയും ഓയും ചേരുമ്പോൾ ഔ എന്നുള്ള സ്വരം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वरों के जो 3 भेद हैं, एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक, यही इसका जो मतलब है। तो ये आपके समझ में आए होंगे। तो आगे के भाग को लेकर मैं फिर से आ जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।